प्रधानमंत्री के सामने नेम प्लेट में भारत लिखा हुआ था। इंडिया दैट इज भारत तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सबको वीटो पावर होता है, सबको अधिकार होता है कि वीटो पावर, पर कंसेंसस बनाना सबसे आवश्यक काम है। आखिरी रशिया यूक्रेन चर्चा पर अकेले उसी पर करीब 200 घंटे की चर्चा हुई और उसमें 15 ड्राफ्ट बने और बहुत टफ नेगोशिएशंस हुए। ये जो डॉक्यूमेंट बन के निकला है ये एक ग्लोबल साउथ की वॉइस देता है, तो इसमें पूरा ग्लोबल साउथ की वॉइस आती है और ये एक अकेला डॉक्यूमेंट है दुनिया में जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ और इमर्जिंग मार्केट्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग फोकस रहा है। ये दिखाता है कि इंडिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है हर चीज़ में, इंडिया को लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि G20 की वजह से सारे होटल, सारे रूम्स बुक रहे हैं और टूरिज्म को उसका बड़ा अच्छा फायदा। ये दिखाता है कि इंडिया की बात इस समय डेवलप्ड वर्ल्ड भी दिखाते हैं, सुनने को तैयार हैं, इमर्जिंग मार्केट्स भी सुनने को तैयार हैं और रशिया और चाइना भी सुनने को तैयार हैं। इस समय G20 इंडिया ने दिखा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये दिखाया है कि G20 की जो डिसीजन मेकिंग पावर है ये यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल से कई गुना ज़्यादा है। G20 का बहुत सफल आयोजन हुआ और उसमें प्रधानमंत्री के साथ जो नेक्स्ट हीरो माना जा रहा है वो माना जा रहा है G20 के शेरपा अमिताभ कांत जी को। और अमिताभ कांत जी आज हमारे साथ हैं, जागरण के टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ वो चर्चा करेंगे, तो हम उनसे बात करते हैं। सर, पहला सवाल यही है कि G20 बहुत सफल हुआ। सामान्यतया G20 भारत जैसे देश के लिए अनजान एक इवेंट था। आप लोगों ने इसे पूरे भारत में हर लोग तक पहुंचाने की कोशिश की। 200 शहर से ज़्यादा शहरों में आप लोगों ने अलग अलग बैठकें की। ये सिर्फ इसको माना जाए कि प्रचार था एक तरीके का G20 का, या सच में इससे आम आदमी के लिए कुछ निकला? देखिए, G20 जिस तरह काम होता है, पहले इश्यू नोट्स बनते हैं जो हम लोगों ने बनाए और बना के एक साल पहले सारे कंट्रीज को सर्कुलेट किए थे। फिर उसके बाद उस इश्यू नोट पर चर्चा होती है, मीटिंग्स होती है। वो माननीय प्रधानमंत्री जो इसके G20 के लीडर हैं, उनका विचार था कि हम G20 की मीटिंग सारे स्टेट्स में करें। तो करीब 220 मीटिंग्स जो हुई सारे स्टेट्स में और करीब 60 शहरों में हुई। लक्ष्य ये था कि ये इश्यू नोट्स हमें चर्चा होती थी और उसके बाद उन पे कंसेंसस बनाना होता है। ये मल्टीलैटरल एक फोरम है, मल्टीलैटरल फोरम कंसेंसस के साथ चलता है। सबको वीटो पावर होता है, सबको अधिकार होता है कि वीटो पावर, पर कंसेंसस बनाना सबसे आवश्यक काम है। इसमें डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इसमें डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इसमें रशिया है, इसमें चाइना है। सब में कंसेंसस बना के सारी इश्यूज पर लाना बहुत आवश्यक एक काम होता है, तभी एक डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो ये जो न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन निकला है यहाँ पर, वो एक कंसेंसस के साथ पहली बार करीब उसमें 83 पैराज है और 83 पैराज में और 25 डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड है उसके साथ, पूरा का पूरा कंसेंसस डॉक्यूमेंट होकर निकला है। जो रशिया यूक्रेन का जो जियोपॉलिटिकल पैराज है, 8 पैराज हैं, वो भी पूरा कंसेंसस के साथ निकला है। तो ये दिखाता है कि हमने ना केवल इसकी कार्रवाई अपने देश में सारे स्टेट्स में की, 60 शहरों में की, करीब 1 लाख पार्टिसिपेंट्स आए, पर यह दिखाता है कि इंडिया की बहुत अपनी एबिलिटी है, इंडिया की बहुत खासियत है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज और G20 के रशिया और चाइना सबको मिला के बैठा के सारे विषयों पर बात करें, सारे विषयों पर एक कंसेंसस लाए, और तभी कंसेंसस जब बनता है सारों देशों में तभी सब लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कंसेंसस नहीं बनता है तब ये पूरा
फेलियर माना जाता है वो इश्यू। पर हमारा जो डॉक्यूमेंट निकला है वो हर इश्यू पे 83 पैराज में सब पे कंसेंसस आया है। इसमें लगातार चर्चा हुई, करीब पिछले 4-5 महीने लगातार कम से कम कुछ नहीं तो 45 मीटिंगें हुई इस पे। और आखिरी रशिया यूक्रेन चर्चा पर अकेले उसी पर करीब 200 घंटे की चर्चा हुई और उसमें 15 ड्राफ्ट बने और बहुत टफ नेगोशिएशंस हुए रशिया यूक्रेन इशू पर ओवरऑल सब में कंसेंसस बना। और ये दिखाता है कि इंडिया की बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है हर चीज़ में। इंडिया को लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इंडिया एक मल्टीलैटरल प्लेयर है, इंडिया ने मल्टीलैटरलिज्म को वापस सेंटर स्टेज लाया है। और दूसरा, ये जो डॉक्यूमेंट बन के निकला है ये एक ग्लोबल साउथ की वॉइस देता है। तो इसमें पूरा ग्लोबल साउथ की वॉइस आती है और ये एक अकेला डॉक्यूमेंट है दुनिया में जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज और इमर्जिंग मार्केट्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग फोकस रहा है। सर इससे जुड़ा मेरा सवाल था कि ठीक है कि बहुत बड़े पैमाने पर सहमति कायम हुई, लेकिन एक आवाज सुनने को मिल रही है कि भारत ने इसको कुछ ज्यादा ही बड़े स्केल में आयोजित किया, इतनी स्केल में आयोजित करने की जरूरत नहीं थी। तो सोच क्या थी सरकार की कि इसको इतने बड़े स्केल में क्यों करना है? एक्सपेंडिचर की बात अगर हम छोड़ भी दें तो नहीं, एक्सपेंडिचर तो बहुत कम हुआ है। पहले तो मैं आपको एक्सपेंडिचर की बात बता दूं कि एक्सपेंडिचर जो बजट है उससे भी कम हुआ है और एक्सपेंडिचर बहुत कम हुआ है। दूसरा कि देखिए G20 को एक बाकी देशों में एक शहरों में होता है या 2 शहरों में होता है। हम लोग के यहाँ एक विचार था प्रधानमंत्री जी का कि इसको पीपल्स प्रेसिडेंसी बनाए। पीपल्स प्रेसिडेंसी का मतलब है हर स्टेट में ले जाएं, 60 शहरों में ले जाएं। और हमने उसका उपयोग किया है कि 60 शहरों में जो ड्रेनेज है, सूएज है, सॉलिड वेस्ट है, वहाँ की सड़कें हैं, उनको इम्प्रूव करने का एक अवसर मिला। तो उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट उन शहरों में आया जहाँ जहाँ इवेंट्स हुए। दूसरा, हमने ये अवसर यूज़ किया कि वहाँ के जो लोकल कल्चरल और आर्ट फॉर्म्स हैं, लोकल कल्चर आर्ट, उनको दिखाया जाए। तीसरा, हमने जो वहाँ के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हैं, लोकल आर्ट, आर्टिफैक्ट्स, ये सबको हमने बहुत सब जो गिफ्ट दिए वो वही लोकल आर्ट्स और आर्टिफैक्ट्स थे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो वहाँ के लोकल आर्टिजन्स को उसका फायदा हुआ। चौथा, हमने स्टेट्स को अपनी ब्रांडिंग करने दी उस समय। तो हर स्टेट एक डेस्टिनेशन की तरह निकला और उसके बाद ये देखा गया कि G20 की वजह से सारे होटल, सारे रूम्स बुक रहे और टूरिज्म को उसका बड़ा अच्छा फायदा रहा। सर कई बार आपने कहा भी था, कई बार ऐसा लगा कि सहमति नहीं बन पाएगी, कब कब ऐसा लगा, कुछ बता सकते हैं? क्लाइमेट उसको सर सॉर्ट आउट करने के लिए आपने क्या क्या किया? देखिए, क्लाइमेट, एनर्जी और आखिरी में जियोपॉलिटिकल पैरा पे ऐसा लगा कि सहमति नहीं बनेगी, ये अंत तक चले। बाकी सारे पैराज हमने काफ़ी सॉर्ट आउट कर दिए, पर क्लाइमेट का पैरा, एनर्जी का पैरा और फिर जियोपॉलिटिकल का पैरा काफ़ी अंत तक चला। क्लाइमेट और एनर्जी फिर हमने सॉर्ट आउट कर दिया 2 दिन पहले। पर जो जियोपॉलिटिकल पैरा था वो करीब 3 तारीख को शुरू हुआ और 3 से 9 तारीख की सुबह लगातार उसमें चर्चा हुई, 24 घंटे रोज, मतलब कोई सो नहीं पाया और लगातार चर्चा हुई और उसके करीब 15 ड्राफ्ट बने और सारे कंट्रीज के साथ कम से कम 200 बार मीटिंग हुई, एक कंट्री के साथ 200 बार मीटिंग हुई। अच्छा। उनको समझाने के लिए, बताने के लिए, और बहुत ही सेंसिटिव पैरा था। तो जब हम मीटिंग करते थे तो किसी को टेलीफोन नहीं लाने देते थे अंदर, क्योंकि अगर एक बार ये लीक कर जाता पैरा तो फिर ये पूरा क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती। तो हमारा जो लक्ष्य था कि हम इमर्जिंग मार्केट्स को साथ ले चले, हमने इमर्जिंग मार्केट्स की टीम बनाई। हमारी टीम में ब्राज़ील के शेर्पा थे, हमारी टीम में साउथ अफ्रीका के शेर्पा जैन थे, जैन उनका नाम है, और ब्राज़ील के शेर्पा का नाम मॉरिशियो है। फिर उसके बाद हमने इंडोनेशिया के शेर्पा को भी मिलाया जिनका नाम चानी है। हम चारों ने मिलकर नेगोशिएट किया, जियोपॉलिटिकल वाले चारों ने मिलकर नेगोशिएट किया और कहा कि, और उसमें करीब 15 ड्राफ्ट बने एक के बाद एक।
G7 की कुछ और मांगे थी, रशिया की कुछ और मांग थी, और उसके बाद चाइना ने कुछ और कहा, पर सबको हम लोग एक साथ ला पाए, और सबको एक साथ लाने के बाद इकट्ठा किया, और फिर फाइनली हमने कहा कि ये बेस्ट ड्राफ्ट है। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए, करीब 15 बार है, तो ऐसा लगा कि जैसे ये होगा नहीं और इसको दे देना, पर हम लोगों ने साहस बनाया और बड़ी टफ नेगोशिएशंस की। बड़ी टफ नेगोशिएशंस करने के बाद हम लोग इसको सहमति पा पाए, और वो भी 9 तारीख की सुबह तक। तो ये किसी और मीटिंग में और किसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं हो पाया है जो इंडिया ने करके दिखाया। ये दिखाता है कि इंडिया की बात इस समय डेवलप्ड वर्ल्ड भी दिखाते हैं, सुनने को तैयार हैं, इमर्जिंग मार्केट्स भी सुनने को तैयार हैं, और रशिया और चाइना भी सुनने को तैयार हैं। और ये दिखाता है कि अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स के साथ मिलकर काम कीजिएगा तब आपको सहमति मिलेगी। और तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इमर्जिंग मार्केट्स के साथ तो हमने काम किया, पर हम लोगों ने काफ़ी रिस्क ली, हम काफ़ी बोल्ड थे और गट्सी थे, और उसके पीछे जो मेन कारण था कि हमारे लीडर की स्टैंडिंग है। देखिए, ये लीडर्स के साथ आप बात कर रहे हैं, तो हमारे जो लीडर है नरेंद्र मोदी जी, उनके पीछे मैं तो उनका शेरपा हूँ केवल। आप जब आर्ग्यू करते हैं तो लीडर की स्ट्रेंथ पर आर्ग्यू करते हैं, और हमारे लीडर की एक स्टैंडिंग है और उनका एक स्टेचर है, और उसने क्रेडिबिलिटी हमको दी बहुत कि हम स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स कर सकें और हम एक टफ स्टैंड ले सकें। और वो स्टैंड काफ़ी टफ हम लोगों ने लिया, और वो पूरा का पूरा बिकॉज हमारे लीडर स्ट्रॉन्ग थे, और उसकी वजह से सारे इमर्जिंग मार्केट्स ने हमें सपोर्ट किया। बाद में हमें G7 ने भी सपोर्ट किया। रशिया की कुछ और मांगे थी, फिर हमने उनके साथ बातें करके उनको समझाया और फिर सबकी सहमति बनाई। तो ये जो रशिया यूक्रेन पैरा था, जो कि चल नहीं पा रहा था और बाली के बाद सारी मीटिंग्स में फेल हुआ था, सारी मिनिस्ट्रीज में फेल हुआ था, उसमें हम पूरी सहमति बना पाए और इसको आगे ले। सिर्फ एक क्लैरिटी इसमें चाहिए कि हु वाज द लास्ट वन जो कि अग्री किया इस पे? EU, अमेरिका, इंग्लैंड, कौन था लास्ट वन जो लग रहा था कि सबसे बड़ा अड़ंगा अब ये फंस गया है और लास्ट में आपने उसे शॉर्ट आउट किया और ये कंसेंसस बना? देखिए, लास्ट में अंत में हमें पहले तो हमने इमर्जिंग मार्केट्स तो हमारे साथ थे, हमने G7 को कह दिया था कि सुबह तक आप हमको बता दीजिए, 12 बजे मीटिंग की थी सुबह तक, तो वो आ गए साथ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि 14वें और 15वें ड्राफ्ट में क्या अंतर था? बहुत अंतर था, बहुत ज़्यादा अंतर था। वो 14वें और 15वें ड्राफ्ट में बहुत अंतर था, जिसमें G7 की कई चीज़ें नई आ गई थी, जिसको हमने रशिया भेजा था। रशिया के कई रिएक्शंस थे उसमें, और उससे हम दोनों जन को हमने G7 को भी अपनी मांगों से पीछे किया, क्योंकि अगर सबकी मान लेते तो बनता नहीं। G7 को भी पीछे किया उनकी मांग, रशिया को भी बहुत पीछे किया उनकी मांगों से, सबको पीछे किया, रशिया को भी बहुत पीछे किया और G7 को भी बहुत पीछे किया, और एक बैलेंस ड्राफ्ट बना के। एक सवाल है सेल्फी, जिस तरह का सक्सेस स्टोरी है G20 का, जो बेंचमार्क G20 को न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन से, न्यू दिल्ली समिट से रोड अहेड क्या सबसे बड़ा गेन हुआ है, और फ्यूचर के लिए जो देख रहे हैं G20 इमर्ज करेगा उस हिसाब? देखिए, सबसे बड़ा गेन ये हुआ है कि जितनी दुनिया की डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, सब पर इंडिया ने एक मार्ग दिखाया है। चाहे स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, चाहे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ का एक्सेलरेशन हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, उसका एक्शन प्लान हो, या क्लाइमेट ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट हो लीडर्स का। वो बहुत बड़ी चीज़ है कि लीडर्स ने ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट पर एग्रीमेंट किया। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस है, और इंडिया के नैरेटिव्स जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, हम उसको आगे ले आए, और उसके साथ साथ विमेन लेड डेवलपमेंट जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अपनी प्रायोरिटी है, उस पर बहुत फोकस है हमारे डॉक्यूमेंट पे, जेंडर विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी पे।
और ये सारी कंट्रीज ने सहमति दी है इन सारी चीज़ों को। और जेंडर का जो इशू है वो सारे प्रायोरिटीज के थ्रू रन करता है, तो जेंडर और वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत फोकस है। एक जो है सर कि G20 जो है वो बना था एक 2008 का जो आर्थिक संकट था उसको लेकर, आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए। लेकिन इंडिया जब 2023 में आया तो वर्ल्ड में जितनी भी समस्याएं इस वक्त हैं जियोपॉलिटिकल, वो सारी समस्याओं का एक समाधान के रूप में, कंसेंसस के रूप में इसको G20 को पहुंचा दिया है। इससे अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन देखें तो सिर्फ यूएन है जिसमें 100% जो कंट्रीज हैं पॉपुलेशन उसमें है, बाकी 80-85% पॉपुलेशन इसके अंदर में आता है। जबकि यूएन में लगातार वीटो है, टकराव है, सिर्फ एक भाषण देने का वहां पे रह गया है अपनी बात रखने का। तो क्या आपको लगता है कि G20 जो है वो 21वीं सदी का एक पूरे जियोपॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं देश में, पूरी दुनिया में, उसको सॉल्व करने का एक माध्यम बन सकता है जिस रूप में भारत ने पहुंचाया है? देखिए, G20 मेरे विचार से जिस तरह के निर्णय हुए हैं नई दिल्ली में, उस तरह का डॉक्यूमेंट पहले निकला नहीं और कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं निकला है। मतलब सारे देश मिलके बोले हैं कि ग्रीन डेवलपमेंट आए, सारे देश बोले हैं कि स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव, बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए। सारे देशों ने कहा है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक्सेलरेशन कीजिए। ये दिखाता है कि इस समय G20 इंडिया ने दिखा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये दिखाया कि G20 की जो डिसीजन मेकिंग पावर है ये यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एक अनविल्डी बॉडी है, वहाँ केवल बातें होती हैं, और वहाँ की सिक्योरिटी काउंसिल इस समय ब्लॉक्ड है क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है। जबकि G20 ने सारी चीज़ों पर डिसाइड किया, एक वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच लेकर हर चीज़ पे डिसाइड किया। तो क्या इसका एक हेडक्वार्टर बना करके और एक फॉर्मल शेप देने की बात हो सकती है या कि अलग अलग देशों में? नहीं, ये पहले कई बार चर्चा हुई, पर इस पे ये निर्णय लिया गया कि इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना ही ठीक है, और जिस देश में ये जाता है वहाँ वो देश इसकी सेक्रेटेरिएट को प्रोवाइड करें। जैसे जब G20 इंडिया में आया तो सुषमा स्वराज भवन में उसका सेक्रेटेरिएट बना और सेक्रेटेरिएट ने सारा काम किया, और हमने यहाँ डिजिटली बहुत काम किया। तो जो हमारी वेबसाइट है वो बड़ी अच्छी वेबसाइट बन के निकली है, और इस वेबसाइट में काफ़ी डिजिटल कंटेंट आया है जो हम सबको देंगे। इसके पहले जो G20 मतलब दूसरे देशों को देंगे, जो नेक्स्ट हम ब्राजील को देंगे। ये जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट। अभी तक जो G20 में जो भी कंसेंसस बनता रहा था, थोड़ा नहीं बने, जो फैसले होते रहे थे, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत दिक्कत आ रही थी, हो नहीं रहा था। खासतौर पे अगर आप इन्वायरमेंट वाले इशू पे देखें, क्लाइमेट चेंज पे फंडिंग वाले हो रहा था, फंडिंग वाले पे नहीं हो रहा था। ये जो इस बार जो हुआ है, जो आपने कहा कि नवंबर में हम फिर इसको फॉलो अप भी करेंगे, तो इसका कोई मैकेनिज्म पे बात हो रही है? हाँ, मैकेनिज्म पे बिल्कुल बात होगी, और ब्राजील उसको आगे ले चलेगा, और हम लोग खुद 2-2.5 महीने इसके इम्प्लीमेंटेशन को आगे ले चलेंगे। और वर्चुअल समिट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसमें इसके इम्प्लीमेंटेशन पर ही ज़्यादातर चर्चा होगी। आज भी मीटिंग है। मतलब इसको हम एक लाइन में कहें तो ये देशों का नहीं है, पीपल्स अगर G20 है तो पीपल्स के जीवन में कैसे इम्पैक्ट डालेगा, इस पे पूरा फोकस होगा। बिल्कुल, साधारण व्यक्ति पर कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि ग्लोबल इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप्ड वर्ल्ड के फेवर में, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था, और ये ब्रेटन वुड सिस्टम है, और जब तक उसमें बदलाव नहीं आएगा तब तक फंडिंग SDG के लिए और क्लाइमेट के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं मिलेगी। तो बहुत आवश्यक है कि हम उसको चेंज करें, क्योंकि IMF कहता है कि इस वर्ष 80% ग्रोथ जो है वो पूरी की पूरी इमर्जिंग मार्केट से आएगी, और अगले 2 डेकेड में, मतलब अगले 20 वर्षों में 2/3 ग्रोथ दुनिया की अगर इमर्जिंग मार्केट से आएगी, तो मतलब उनको फाइनेंसेस भी चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ डेमोग्राफिक्स कम है। 12 फास्टेस्ट ग्रोइंग देशों में से 6 फास्टेस्ट ग्रोइंग अफ्रीका में है। तो अगर फाइनेंस इधर लाना है तो ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को भी चेंज करना आवश्यक है, तो वही मेहनत हो रही है। सर, जैसा कि हम लोग
पहले भी आपका इंटरव्यू जब किए थे प्री G20, उस समय बात हुई थी और जो हमने एजेंडा सेट किया सब में हम सफल हो गए, चाहे वो DPI के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, चाहे भारत ने अपना डिजिटल मॉडल को शोकेस बनाने की बात हो, यहाँ तक कि बेच भी लिए अगर कहा जाए तो। उसके अलावा ग्रीन उस पर भी फाइनेंस में भी हमने जो कामयाबी हासिल की, $200 बिलियन एक्स्ट्रा हेडरूम पर कंसेंसस बनवा लिया। ये भी जस्ट जो छोटे कंट्रीज हैं उनको न्यायोचित जिसको कहते हैं वो उनका ग्रोथ का एक मॉडल भी पेश करवा लिया। तो बात हुई थी कि हम लोग भारत जो है एक सॉफ्ट पावर का केंद्र बनेगा, जो हमारा एजेंडा में था। आपने ही शायद इसको लाया नहीं, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों जी आगे तो ले उसमें हम कितने सफल, क्या भारत एक मेरे सॉफ्ट पावर मेरे मेरे विचार से हम 100% सफल हुए हैं। इंडिया की जो नैरेटिव्स बन के निकले उसमें कई चीज़ें हमने की हैं और हमने इंडिया का नैरेटिव बहुत आगे निकाला है इसमें। और अगर आप देखते हैं तो कई इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जिसमें कि हम इंडिया का नैरेटिव आगे ले गए और हमने अपनी प्रेसिडेंसी में, हमारी प्रेसिडेंसी जब आप देखते हैं तो हमारे करीब 100, मैं आपको भेजता हूँ ये स्लाइड जो कि दिखाएगी कि हमारी प्रेसिडेंसी में करीब बाकियों के साथ देखें तो हमारी प्रेसिडेंसी में करीब आउटकम्स जो हुए हैं वो करीब 112 हुए हैं। 112 आउटकम्स हुए हैं। इंडोनेशिया में 50 हुए थे, इटली में 65 हुए थे, सऊदी अरेबिया में 30 हुए थे, जापान में 29 हुए थे। और इसके अलावा जो सॉफ्ट पावर की आप बात कर रहे हैं उसमें बड़ा इंडिया ने अपना फुटप्रिंट छोड़ा है। इसमें डेक्कन हाई और जो कि यादगार छोड़ गए हैं, डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लू ओशन, ये मैं आपको दे दूंगा, चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल फॉर ब्लू ओशन इकोनॉमी, गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म, गांधीनगर इम्प्लीमेंटेशन मैप फॉर लैंड रिस्टोरेशन, जयपुर कॉल फॉर एक्शन टू एनहांस MSMEs। यस, तो ये आप देखिएगा, ये नाम याद रहेंगे हमेशा के लिए सब, हमेशा G20 की हिस्ट्री में हमने इसको छोड़ के गए और ये सारे मॉडल लोग अपनाएंगे, मतलब केस स्टडी बन गया है। बिल्कुल केस स्टडी बनेगा। इसके अलावा जैसे ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट है, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट आप देखते हैं तो ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट में बहुत चीज़ें हैं जो इंडिया ने कही हैं और आप स्केलिंग अप इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बिलियंस टू ट्रिलियंस ले गए हैं। हम इसमें हमने इनका जो डेवलपिंग कंट्रीज का रिक्वायरमेंट है पर ईयर उस पर फोकस किया, फाइनेंस पे। हमने ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन को कम करने के लिए 43% बाय 2030 करने के लिए उस पर फोकस किया है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पर फोकस किया है, लैंड डिग्रेडेशन को 50% कम करने के लिए फोकस किया है, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन पर किया है, और कई चीज़ें की हैं जो कि सब मेरे पास है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट पूरा पढ़िएगा तो बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट बन के। एक इशू आपसे पूछना चाहूँगा, आपने जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया वर्चुअल समिट के बाद, इस G20 लीडर समिट की एक अपना एक एजेंडा था, एक ऑब्जेक्टिव था जो इंडिया ने अचीव किया। क्या आप एज ए शेरपा और एज ए लीडर ये डिसाइड हुआ कि हम G20 वर्चुअल समिट जो भी करेंगे नवंबर में, हम एक ऐसी चीज़ अचीव करेंगे जो वो हमारी प्रेसिडेंसी जब हम हैंड ओवर करें तो वो भी एक मील का पत्थर, ऐसा कोई एक ऑब्जेक्टिव तय किया? नहीं, देखिए ऑब्जेक्टिव तो जो जब हमने ये होता है गेवल को हैंड ओवर करते हैं तो वो हमने ब्राज़ील को इस मीटिंग में हैंड ओवर कर दिया और हमारी प्रेसिडेंसी रहती है पहले दिसंबर तक और उसमें PM वर्चुअल समिट करेंगे और उसके बाद वर्चुअल समिट करके इसको आगे ले जाएंगे। वही पूछ रहा हूँ कि इस वर्चुअल समिट में कोई एक ऐसा चीज जो इंडिया अचीव करना चाहिए? नहीं, वर्चुअल समिट में जो हमने अचीव किया है अपने डिक्लेरेशन में उस पर चर्चा होगी, इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस आएगा, इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, अभी सॉफ्ट पावर बनने की बात हो रही थी, एक दो सॉफ्ट सवाल ही हैं बिल्कुल।
एक तो कि प्रधानमंत्री के सामने नेम प्लेट में भारत लिखा हुआ था, क्या इसको थोड़ी बहुत भी कुछ G20 नेशंस के बाद अनौपचारिक रूप से भी कुछ चर्चा हो रही थी, कुछ सवाल आ रहे थे क्या आप लोगों के सामने कुछ ऐसा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा इसके बारे में। इंडिया दैट इज भारत तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। मोदी गवर्नमेंट के जो की इनिशिएटिव्स हैं उसमें आप काम करते रहे हैं, नीति आयोग में भी आपने कही। ये देखा जाता रहता है कि मोदी गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेट्स, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत बहुत होती है, उनको प्रमुखता मिलती भी है। क्या आपकी भी रुचि है पॉलिटिक्स में? ये मेरी कोई रुचि नहीं है पॉलिटिक्स में। मैं तो जो मुझे काम दिया जाता है वो मैं करता हूँ और अपनी पूरी जान लगा के कोशिश करता हूँ, और इसमें भी जान लगा के मेहनत की है, तो मेरी पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं। सर फिर से थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं कि कई हम्पी में भी बोला गया था कि शायद लास्ट में लीडर्स के लेवल पे कोशिश करनी पड़ी, ऐसे जरूरत पड़ी थी? देखिए क्या है कि पीएम सारे लीडर से बात करते रहे लगातार, और दूसरा पीएम की जो स्टेचर है, उनकी जो स्टैंडिंग है इंटरनेशनल एरिना में, इंडिया का जो एलिवेटेड स्टेचर बना है 7-8 सालों में डेवलपमेंट की वजह से, उसको हम लोगों ने पूरा उपयोग किया, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी पीएम को उपयोग किया। उसके आगे मैं बताना नहीं चाहूँगा, पर सारा ये पीएम, देखिए मैं तो केवल शेरपा हूँ, पीएम के लीडर तो पीएम है ना, उनकी स्टेचर, उनकी स्टैंडिंग को और उनकी पर्सनालिटी को पूरा हमने उपयोग किया है, और उसी की वजह से एग्रीमेंट हुआ है सारा 100% कंसेंसस। नहीं हो तो नहीं होता। सर G20 में इंडिया का जो पूरा स्टेचर अब मतलब सब लोग सब मानते हैं कि बहुत अच्छा से बना है, इसको बना कर रखने के लिए और क्या हो सकता है? नहीं, अब इसका जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जैसे हम लोग का बहुत बड़ा जो गेन हुआ है कि हमने अफ्रीकन यूनियन को अपना सदस्य बनाया है इसका, वो पूरा इंडिया ने बहुत मेहनत की है इसके लिए। तो हमारे लोग अफ्रीका के साथ हमारा ट्रेड, कॉमर्स, पार्टनरशिप, ये सब बढ़नी चाहिए इन सब चीज़ों में। और इसी तरह क्लाइमेट में हमें काम बहुत, हमने लीडरशिप पोजीशन ली है, उसको आगे ले जाएंगे। और इसी तरह कई क्षेत्रों में अब आप देखिए, टेक्नोलॉजी में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सारा, उसकी ना कोई डेफिनेशन थी ना फ्रेमवर्क था, वो सब बना है, वो एक्सेप्ट हुआ है, दुनिया ने माना है, उसको हम सारे देशों में ले जाना चाहिए और आगे करना चाहिए। ये सब इंडिया की मेहनत होगी, और इंडिया को मेहनत करनी पड़ेगी अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और अपने पावर को आगे ले जाने की। सर एक और सॉफ्ट सवाल है कि जैसे आपने कहा कि निगोशिएशन बहुत लेंदी था, बहुत टाइम टेकिंग था, डिस्कशंस हुए, ब्रेक पॉइंट पे पहुंचा था। उस समय जब ब्रेक पॉइंट पे पहुंचा था, तब कभी आपकी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई? नहीं, प्राइम मिनिस्टर को लगातार इन्फॉर्म और जब ब्रेक थ्रू कर लिया और प्राइम मिनिस्टर को बताया, इन दोनों जगह पर किस तरह का कम्युनिकेशन हुआ था? प्राइम मिनिस्टर को लगातार हम लोग इन्फॉर्म रखते थे कि किस तरह का नेगोशिएशन चल रहा है। हम लोग प्राइम मिनिस्टर से सिचुएशन रिपोर्ट मांगते थे, उनको देते थे, बताते थे लगातार, और उनको लगातार बताया। और सुबह अगर अनाउंसमेंट हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग को कुछ और बायलैटरल इश्यूज किसी 2 और देशों की सेटल करनी थी, जब सारा सेटल हो गया तब माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया गया कि अब अनाउंसमेंट हो सकता है। और इसमें मैंने उनकी मदद ली, पीएम को लगातार बताते रहे, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी की को लगातार इन्फॉर्म रखते थे, उनकी भी बहुत मदद ली। वो बड़े उन्होंने लगातार हम लोग को गाइड किया है। तो सबके साथ मिलकर ये टीम वर्क है। और यहाँ पर हमारे 4 ऑफिसर्स हैं, अभय ठाकुर शेरपा है, और आशीष नागराज नायडू, और आशीष सिन्हा, और इनाम गंभीर, पर इन सब ने बड़ी मेहनत की है और सब टीम वर्क से काम हुआ है। और नागराज नायडू और इनाम गंभीर ने मिलकर रशिया यूक्रेन पैरा पर, जियोपॉलिटिकल पैरा पर बड़ी मेहनत की है। इराम और नायडू ने नहीं, नायडू और इनाम रशिया जियोपॉलिटिकल। तो ये टीम वर्क है,
और हमने सबके साथ मिलके जो डॉक्यूमेंट निकला है, सारी मिनिस्ट्रियों का भी बहुत रोल रहा है सारे। तो ये दिखाता है कि अगर आप टीम स्पिरिट के साथ काम करिएगा, आप टीम इंडिया की तरह काम करिएगा, तो आपको विजय मिलेगी। सर, इस समिट में चाइनीज के प्रेसिडेंट नहीं आए और ड्यूरिंग समिट चाइना की तरफ से एक रिएक्शन ये आया कि इंडिया इस समिट का इस्तेमाल अपने लोकल पॉलिटिकल गेन के लिए कर रहा है। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर मीटिंग में हर उनके प्राइम मिनिस्टर आए, उनके प्राइम मिनिस्टर आए ली कुआंग, और प्राइम मिनिस्टर चाइनीज सिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और जरूरी नहीं है कि हर जगह शी जिनपिंग खुद जाएं।